न्यूक्लियस के चारों साइड का वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है उसको हम लोग के पास एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। याद रखना है एस सब सेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। फिर ये जो पी वाला है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। और ये जो डी है इसके पास होता है 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और एफ वाले के पास ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा। कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले वो सीख लो, वरना इसके बाद तुम्हारे जिंदगी में केमिस्ट्री कभी बताऊंगा। फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। आर्गन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूं मैं, आर्गन 8। हीलियम का सब लोग का सही हो रहा है ना? तो ये आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए सबको, क्योंकि आगे जब हम वैलेंसी सीखेंगे ना कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आएगा। तो जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने आएगा उसको वैलेंसी फिर रटना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हम बात करते हैं एटम का, ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर जब हमारे पास सवाल आया था कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, तो हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है ना जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? सेल पर। इलेक्ट्रॉन चारों साइड एक रास्ते पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पर या इलिप्टिकल पाथ पर। उस पाथ का क्या नाम है? सेल नाम है। फिर हमने बात किया था कि देखिए ये सेल को 1 2 3 4 लिखते हैं या KLMN इस तरीके से लिखते हैं। फिर हमने बात किया था कि भाई सेल के पास सब सेल भी होता है। सेल के पास क्या होता है? सब सेल होता है, जो 4 प्रकार का होता है, SPDF। ये बात किया था हमने। ये जो SPDF है ये क्या है? सब सेल है। और जो KLMN होता है वो क्या होता है? सेल होता है। और तीसरा चीज हमने बात किया था ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल के बारे में समझ में आ रहा है ये बात? ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, तुमको जो पढ़ना है पढ़ लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस ऑर्बिटल के बारे में। अब ये ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? देखो एक बार थोड़ा सा है ना, एटम के स्ट्रक्चर को गौर से समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने तुमको कहा कि देख भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों साइड मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फिर दूसरा ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। पहला ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर हमने क्या किया? दूसरा ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। तो अच्छा देखो, न्यूक्लियस के चारों साइड गोलाकार रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन भाई इतना बड़ा रास्ता है, अब इस रास्ते में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा? कोई ठिकान है? कोई ठिकान है भाई? हम तो ये तो समझते हैं कि चल न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है, लेकिन कहाँ? हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पर घूमेगा? तो देख, न्यूक्लियस के चारों साइड एक ऐसा जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। न्यूक्लियस के चारों साइड का वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का घर, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा इसकी ज्यादा संभावना है। मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां पर ज्यादा है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा। कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो तुम्हारा सब सेल है SPD और F, SPDF, इस S के पास एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। याद रखना है S सब सेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। फिर ये जो P वाला है, P के पास 3 ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। और ये जो D है इसके पास होता है 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और F वाले के पास 7 ऑर्बिटल। देखो सभी लोगों को बताए थे पिछले क्लास में क्या कि S वाला में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? 2। P वाला में, D वाला में, F वाला में। क्यों रे? क्यों? S वाला में 2 को क्यों? 5 को काहे नहीं? क्योंकि S वाले के पास एक ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? इसीलिए S वाला के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। P वाला के पास कितना ऑर्बिटल है?
एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 को में कितना, इसीलिए पी में कितना ही हटेगा, पी में 8 को क्यों नहीं हटता है, समझ में आया? क्योंकि इसके पास कितना ऑर्बिटल है, डी के पास कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल में, तो डी में 200 इलेक्ट्रॉन क्यों हटता है, समझ में आया? एफ के पास कितना ऑर्बिटल, एक साथ एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो पूरे में, तो एफ वाला में 14 को इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, समझ में आया? सब लोग ये बात समझ में आया? तो देख इस तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, एसपीडी, इस तीनों के ऑर्बिटल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सब लोगों को पहले ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया? ऑर्बिटल है क्या, सो समझ में आया? ऑर्बिटल का मतलब है न्यूक्लियस के चारों साइड का वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है। अब ये ऑर्बिटल की संख्या अलग अलग सब सेल में अलग अलग है। एस वाले के पास एक ही ऑर्बिटल है, पी वाले के पास 3 ऑर्बिटल है, डी वाले के पास कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, और एफ वाले के पास 7 ऑर्बिटल है। अब देखो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? ऑर्बिटल का आकार, आकृति, शेप ऑफ ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल का अलग अलग शेप होता है। जैसे ये तुम्हारा एस वाला ऑर्बिटल है, एस के पास एक ऑर्बिटल है ना, इसका अलग शेप होता है। पी के पास 3 ऑर्बिटल है तो तीनों का 3 ढंग का शेप होगा। डी के पास 5 ऑर्बिटल है तो पांचों का 5 ढंग का शेप होता है। बस यही तीनों का शेप हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये 3 हमें पढ़ना है। और वैसे भी जब हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इतना ही तक अटक जाता है, ठीक है? हमको एफ का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ऑर्बिटल का। किसका? एस ऑर्बिटल का। तो इसका तुम्हारा शेप होता है एस्फेरिकल। कैसा शेप होगा? एस्फेरिकल। जैसे मान लो कि ऐसा हम बना दिए तो ये तुम्हारा एस का ऑर्बिटल हो गया। किसका ऑर्बिटल? एस का ऑर्बिटल। तो याद रखना है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? एस्फेरिकल। फिर जब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल का, किसके ऑर्बिटल का? पी ऑर्बिटल का। तो पी के पास 3 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल? 3, जिसमें से एक का नाम है पी एक्स, दूसरा का नाम है पी वाई, और तीसरा का क्या नाम है? पी जेड। क्या नाम है? पी जेड। याद रखना ये जो P का ऑर्बिटल है, P के पास 3 ऑर्बिटल है, और तीनों ऑर्बिटल का क्या नाम है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब देखो इस पी एक्स का शेप हमको आना चाहिए। तो पी एक्स कैसे बनेगा? देखो एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, और जेड एक्सिस बनाओ। तो हम मान लेते हैं भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो ये पी एक्स है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस में ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे वो पी एक्स ऑर्बिटल है। मतलब इसका शेप ऐसा होता है, देखो ऐसा। ये तुम्हारा हो गया पी एक्स का शेप। और ये कैसा आकार है? डमरू जैसा। किसके जैसा? डमरू जैसा। मतलब तुम्हारा पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बवेल शेप। कैसा? डम्बवेल शेप। याद रखना, ठीक है? मतलब डमरू जैसा शेप। किसके जैसा? डमरू जैसा शेप। तो ये हो गया तुम्हारा पी एक्स। मतलब जब एक्स पर डमरू है तब इसका नाम क्या हो जाएगा? पी एक्स। उसी तरीके से जब हम पी वाई का बात करते हैं तो ये एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा। अगर तुम्हारा डमरू वाई पर आ गया तब हम इसका क्या नाम दे देंगे? पी वाई। क्या नाम दे देंगे? तो देखिए ये हो गया पी वाई। उसी तरीके से जब ये डमरू जेड एक्सिस पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा? जेड एक्सिस पर आ जाएगा, तब इसका क्या नाम हो जाएगा? पी जेड। क्या नाम हो जाएगा? पी जेड। तो तीनों का शेप समझ में आया? देखो तीनों का शेप डमरू जैसा है। मतलब तुम्हारा जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? डम्बवेल शेप। कैसा शेप? डम्बवेल शेप। और पी एक्स का कैसा शेप होगा? डमरू एक्स पर रहेगा। पी वाई का कैसा शेप रहेगा? डमरू वाई पर एक्सिस पर रहेगा। और पी जेड का शेप कैसा होगा? डमरू जेड एक्सिस पर रहेगा। इतना बात समझ में आया? अरे एस का शेप और पी का शेप समझ में आया? और देखो ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इसको हम ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन में, ऐसे बना देंगे और ऐसे। देखो भाई 3 को डब्बा, मतलब पी के पास 3 ऑर्बिटल है। एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई, और एक का नाम होगा पी जेड। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गया। किसका? पी का। पी के पास कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल हो गया। अब एस का हमने शेप पढ़ लिया, हमने पी का पढ़ लिया। अब थोड़ा सा डी का पढ़ते हैं। किसका पढ़ लेते हैं? डी का। देखते हैं थोड़ा सा डी के बारे में। तो देखो ये जो डी ऑर्बिटल है ना, इसका कैसा शेप होता है? डबल डम्बवेल। कौन सा डम्बवेल? डबल डम्बवेल। मतलब इसमें 2 गो डमरू होगा। कितना डमरू? 2। इसका भी आकार डमरू जैसा है लेकिन डबल डम्बवेल, यानी कि 2 गो डमरू। यहाँ पर एक ही डमरू है, यहाँ पर कितना डमरू रहेगा? 2। तो इसके पास कितना ऑर्बिटल होता है?
5। रे डी के पास कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होता है। उसमें से पांचों का नाम याद रखना। एक का नाम होता है DXY, क्या नाम होता है? DXY। एक का नाम होता है DXZ, क्या नाम होगा? DXZ। एक का नाम होता है DYZ, क्या नाम होगा? DYZ। एक का नाम होता है DX² माइनस Y², और एक का नाम होता है DZ²। ये पांचों का नाम याद रहेगा? याद करना ही है, कोई उपाय नहीं है। ये भाई डी के पास 5 ऑर्बिटल है, और ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल का नाम भी याद रखना है। हम अभी पांचों का शेप बनाएंगे, वो शेप भी याद रखना है। और उसी तरीके से पी के पास 3 ऑर्बिटल है, उस तीनों का नाम भी याद रखना है और उसका शेप भी याद रखना है। तो डी का अब शेप का बात करते हैं। देखो पहला है DXY, तो इसका शेप कैसा बनेगा? फिर वही काम करो, XY बना दो, XYZ। ठीक है, हमने 3 एक्सिस बनाया, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। यहाँ पर देखो XY, ये जो XY है तो ये तुम्हारा X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। अगर तुम्हारा डमरू, ये Z एक्सिस छोड़ देते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारा डमरू X और Y के बीच में है, किसके बीच में है? X और Y के बीच में है, तब ये हो जाएगा तुम्हारा DXY। मतलब ऐसा डमरू, देखो ऐसा डमरू, ये किसका शेप हो गया? DXY का। मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में अगर डमरू है तब ये इसका नाम क्या होगा? DXY। उसी तरीके से जो तुम्हारा D, तो ये हो गया तुम्हारा DXY। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे DXZ का, तो एक X एक्सिस बनाओ और एक Z एक्सिस बनाओ, एक X एक्सिस बनाओ और Z। हम इसी का नाम Z रख दिए, ठीक है, इसी का नाम Z रख दिया ताकि डायग्राम बनाने में आसानी होगा। तो अगर X और Z के बीच में तुम्हारा डमरू है तब इसका क्या नाम हो जाएगा? DXZ। देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, लग रहा है ना? दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये दोनों डायग्राम में अंतर है, हाँ, एक्सिस का अंतर है। देखो यहाँ पर जो ये जो एक्सिस है, ठीक है, ऊपर की तरफ वाला एक्सिस, इसका नाम Z है। यहाँ पर किसका क्या नाम है ना जी? यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम Z है और इसका नाम क्या है? दोनों में यही अंतर है, याद रखना, ठीक है। बाकी शेप तो दोनों का सेम है। तो समझ में आया DXZ कैसे बनेगा? उसी तरीके से अगर मान लो हमको DYZ बनाना है, अगर हमें DYZ बनाना है तो क्या करेंगे? एक Y एक्सिस बनाओ, एक Z एक्सिस बनाओ, और इस दोनों के बीच में अगर डमरू है तब इसका क्या नाम हो जाएगा? DYZ। क्या नाम हो जाएगा? DYZ। तो देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस एक्सिस को बदल रहे हैं। देखो DYZ था तो हमको 2 एक्सिस का जरूरत था, एगो Y का और एगो Z का। तो हमने एक Y बना लिया, एक Z बना लिया। तो ये सब समझ में आ रहा है हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं? सो ए लड़की लोग, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो देखो हम कैसे बना रहे हैं, सीखो, अरे तो रट्टा तो मारना ही है बाद में। अब देख अगला बनाते हैं। ये 3 हो गया। अब किसका बारी है? DX² माइनस Y²। तो यहाँ पर फिर वही एक्सिस बनाओ, X एक्सिस, Y एक्सिस। अब देखो अगर X एक्सिस के ऊपर डमरू है और Y एक्सिस के ऊपर भी डमरू है, ठीक है, तब इसका नाम हो जाएगा DX² माइनस Y²। क्या नाम हो जाएगा इसका? DX² माइनस Y²। देख अंतर समझ में आया? यहाँ पर एक्सिस के बीच में डमरू है, लेकिन यहाँ पर एक्सिसे के ऊपर डमरू है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आया? अब देखिए एक और बचा हुआ है, कौन? DZ²। तो इसका शेप कैसे बनेगा? देखो मान लेते हैं ये X है और ये Z है। अगर Z के ऊपर डमरू है, किसके ऊपर? Z के ऊपर डमरू है, और इस बीच में ऐसा रिंग होता है, ठीक है, बीच में रिंग, ये तुम्हारा DZ² है। याद रखना, ये DZ² का शेप याद रखना है। Z एक्सिस पर डमरू रहेगा और बीच में क्या रहेगा? रिंग रहेगा। बीच में क्या रहेगा? रिंग रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया DZ²। तो ऑर्बिटल के बारे में इतना ख्याल आया। अब देखो D के पास 5 ऑर्बिटल है, तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ऐसा ऑर्बिटल बना देंगे। ये पिक्चर समझ बनाएंगे हम, ठीक है, कि देख भाई 5 को, ये 5 नहीं, ऐसा नहीं। एक को डब्बा बनाएंगे, इसे 5 को डब्बा बना देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को डब्बा, यानी कि D में 5 ऑर्बिटल है, इसका नाम रख देंगे DXY, इसका नाम DXZ, ऐसे ही 5 का नाम रख देंगे। जैसे यहाँ पर बनाए हैं ना 3, ठीक है, उसी तरीके से S का ऐसे बनाएंगे। एक को डब्बा बना देंगे, हम कहेंगे ये S वाला हो गया, ये S का ऑर्बिटल है, ये D का ऑर्बिटल है, ये किसका ऑर्बिटल है? ये P का ऑर्बिटल है। तो ऐसा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ऐसा डब्बा वाला डायग्राम बनाएंगे। तो इतना बात सबको समझ में आया? इतना बात हम लिखवा दे, कोई दिक्कत? चलो लिखना चालू करो, बनाओ हेडलाइन ऑर्बिटल।